हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। मेन ओरिएंटेड CNA कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम रोज़ एडिटोरियल्स को देखते हैं और उनको डेली क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। तो आज के हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उनको एडिटोरियल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ऐसे से रिलेटेड है और क्वेश्चन कहता है, मिजरी दैट पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड टू द पुअर हैज़ एक्सपोज द फ्लॉज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटीज़ एक्सप्लेन। मतलब गरीबों के लिए महामारी ने जो दुख पैदा किया है उसने हमारे समाजों की संगठन में खामियों को उजागर किया है। इसको एज एन एसे टाइप देखेंगे क्योंकि आज का आर्टिकल भी एसे टाइप था और इसको हम सेकेंड क्वेश्चन के बाद देखेंगे। तो पहले हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आर्टिकल आज द हिंदू में आया था, वहाँ से ये लिया गया है। एडिटोरियल एक द हिंदू में आया था, वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाइनीज़ बेलिजरेंस टूवर्ड्स इंडिया इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन ग्लोबल एम्बिशन एंड डोमेस्टिक इनसिक्योरिटीज़ इलूसिडेट। भारत के प्रति चीनी आक्रामकता उसकी अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और घरेलू असुरक्षा का कार्य है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है आपका हर्ष वी पंत का आर्टिकल है और ये आपका ओरिजिनली ORF में छपा था, वहाँ से हम इसका डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा आज जो आपका द हिंदू में न्यूज़ आई है LAC को लेकर के, उससे भी हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और पहले भी द हिंदू में बहुत सारी जो है आर्टिकल्स छपे थे, उन सब को कंपोजिट करके एक जो है पूरी तरह से आंसर बनाया गया है। तो आपको एक टोटल आंसर मिलेगा, कंपोजिट जो है बना बनाया रेडीमेड आंसर मिलेगा सेकेंड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन GS पेपर 4 से है। ये कहता है कि व्हाट लेसन्स ऑफ एथिक्स कैन बी लर्न फ्रॉम आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो नैतिकता का क्या सबक हम अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीख सकते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू जी की जो है डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके बेसिस उसके लिए जो है आज ये उनकी डेथ एनिवर्सरी स्पेशल आर्टिकल आया था द हिंदू में, वहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे आज, साइनो इंडियन बॉर्डर टेंशन डेजा वू ऑल ओवर अगेन। ये हर्ष वी पंत के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी अच्छे राइटर हैं और बहुत रिकमेंडेड राइटर हैं IR के मामले में, इसीलिए ये आर्टिकल आज हमें देखना ज़रूरी है। इस आर्टिकल के साथ आज एक कॉम्प्रिहेंसिव हम जो है माइंड मैप को भी देखेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव माइंड मैप आपका टोटल जो भी चाइना के इश्यूज़ अभी तक हैं उनको सबको कवर करता है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छे मेमोरी टूल के रूप में हेल्प करेगा, जिससे कि आप, क्योंकि देखिए चाइना का क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आएगा, घुमा फिरा के आएगा। तो इसीलिए एक जो है आपके पास फॉर्डर रेडी रहेगा, उसको बस थोड़ा सा आपको सही करके लिखना होगा मेंस में। तो ये आर्टिकल कहता है कि जो चाइना और इंडिया के टेंशन्स हैं दोबारा शुरू हो गए हैं। सोल्जर्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं बॉर्डर पे और ट्रांसग्रेशंस बढ़ रहे हैं, मतलब जो LAC को क्रॉस करना है एक दूसरे की तरफ से वो बढ़ रहा है। डिप्लोमेट्स काफ़ी जो है टफ टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियाँ सी दे रहे हैं और आर्मीज़ जो है अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही हैं क्रिटिकल सेक्टर्स में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गालवान सेक्टर की हो गई या लद्दाख एरिया की हो गई, तो वेस्टर्न सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। इंडिया के भी काफ़ी सारे ट्रूप्स जो है वहाँ मूव कर चुके हैं। एक बुरी याद की तरह इंडिया और चाइना के जो टेंशन्स हैं बॉर्डर की, वो अपना जो है तब प्रेजेंस ज़रूर फील कराती हैं जब उनको जो है बिल्कुल फील नहीं कराना चाहिए। तो बुरी याद मतलब उस वक्त ज़्यादा आती है जब नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से इस टाइम जो है महामारी का वक्त है जब ये बॉर्डर टेंशन नहीं होनी चाहिए, बट एक बुरी याद की तरह चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर टेंशन है वो चलती रहती हैं और उस वक्त ज़रूर चलती हैं जब प्रॉब्लम्स चल रही हों। कोविड-19 से जो जूझ रहा है, गवर्नमेंट्स जो है पूरी तरफ बिजी हैं कि वो किसी तरह से डील कर पाएँ हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस से, और इंडिया भी इस चीज़ में डिफरेंट नहीं है। हेल्थ क्राइसिस हमारे यहाँ अभी पीक भी नहीं हुआ है, पीक होने वाला है, और इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी काफ़ी तेज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज हेल्थ क्राइसिस। उसके अलावा कल हमने देखा था लोकस्ट क्राइसिस एक दूसरा क्राइसिस है जो आने वाला है और जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स अभी से ही परेशान हैं। ऐसे में एक और जो पिक्चर इमर्ज हुई है क्राइसिस की, वो है हमारी LAC पर बिल्डअप। तो हमारे पास ऐसे नेबर्स हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देते हैं और हमारी जो सर्वाइवल है काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम एक सीक्वेंशियल रिस्पांस दे सकें ग्लोबल क्राइसिस का,
पाकिस्तान को हैंडल किया भी जा सकता है, बट चाइना ने जब अपना जो खेल ऊपर कर दिया है तो ये टोटली एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। क्योंकि देखिए, हम उस कंट्री के द्वारा, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से हर मामले में पीछे है फ़िलहाल, बट चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले चुकी है काफ़ी सारे एरियाज़ में। फिर चाइना ही वो कंट्री है जिसके साथ हम एक युद्ध हार भी चुके हैं। तो ऐसे में चाइना का जब एंटी अप करना हो जाता है, जब चाइना जो है अपना गेम बढ़ा देती है, तो वो इंडिया के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। चाइना और इंडिया की एलएसी की अगर बात करें तो ये 3488 किलोमीटर लंबी है और दोबारा से ये काफ़ी तेज़ी से गर्म हो चुकी है, क्योंकि इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज़ आपस में क्लैश कर रही हैं। इनके क्लैशेस 2015 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और चाइनीज़ मिलिट्री ने अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है पांगोंग त्सो एरिया में और गालवान वैली एरिया में। उसके अलावा इंडिया भी इस चीज़ में, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है चुप लगा के बैठी हो। इंडियन आर्मी पूरी तरह से इनको पुश बैक कर रहे हैं। चाइना इंडिया को एक्यूज़ करती है कि इंडियन आर्मी ट्रेसपास कर रही है उसकी टेरिटरी में, ये क्लेम करके कि इंडिया जो है यूनिलेटरली एलएसी का स्टेटस चेंज करना चाह रही है सिक्किम में और लद्दाख में। जबकि न्यू दिल्ली ये असर्ट करता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबली जो है अपने बॉर्डर को मैनेज करते हैं और चाइना की जो मिलिट्री है वो हमारी नॉर्मल पेट्रोलिंग को हिंडर कर रही है। बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं लोकल लेवल पे के कमांडर्स के बीच में पिछले कुछ दिनों में, और ये सारी चीज़ें जो है मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से भी टेंशन्स रिड्यूस नहीं हुए हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट चाइना के साथ हमेशा जो है एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी रहा है और न्यू दिल्ली ने, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने सारे वो प्रयास किए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को सही करने के लिए चाइना के साथ। अगर हम बात करें तो हमारे और चाइना के बीच में एक फॉर्मल मैकेनिज़्म है जहां पर बॉर्डर की जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा अगर हम 2018 से बात करें तो इनफॉर्मल जो है मीटिंग, इनफॉर्मल डायलॉग प्रोसेस भी हुआ है। आपको याद होगा वुहान में हुआ था, उसके बाद मामल्लापुरम में हुआ था। तो इस तरह के जो डायलॉग प्रोसेसेस हैं ये हमारे लीडर्स के बीच में हुए हैं, जहाँ पे दोनों लीडर्स, मतलब मोदी और शी जिनपिंग, दोनों ने जो है ये प्रॉमिस किया था कि वो स्ट्रैटेजिकली गाइड करेंगे अपनी आर्मीज़ को और कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जिससे कि प्रेडिक्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाई जा सके बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज़ में। दोनों लीडर्स ने ये डायरेक्ट किया था अपनी मिलिट्रीज़ को कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें जो दोनों साइड्स के बीच में एग्री हुए थे, जैसे कि म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि दोनों कंट्रीज़ को हक है इक्वल सिक्योरिटी देने का अपनी टेरिटरीज़ में। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट्स हैं उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज़म्स को बिल्ड किया जाएगा, जिससे कि बॉर्डर के स्क्रिमिशेस, बॉर्डर के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। इससे जो है सिचुएशन 2018 के आसपास थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई थी, बट 2020 है ये, 18 नहीं है। उसके बाद दोबारा से 2020 में चाइना कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आया है। अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना की ये जो हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं चाइना की तरफ से, ये इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो मैनेजमेंट है बॉर्डर का वो बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि इंडिया के पास जो है स्ट्रैटेजिक रोड्स नहीं थे। एज अ रिज़ल्ट उन एरियाज़ में, एलएसी के कुछ एरियाज़ में इंडिया के सोल्जर्स पेट्रोलिंग नहीं कर पाते थे, तो चाइना के सोल्जर्स वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को देखने के आदी नहीं थे। अब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड हो गया है तो हमारी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है एलएसी के मैनेजमेंट में, और हमारे सोल्जर्स रेगुलरली एलएसी के आसपास पेट्रोलिंग करते हैं। ये जो नया कॉन्फिडेंस है जो इंडियन मिलिट्री में आया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है, अच्छी हमारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो वो जो है चाइनीज़ मिलिट्री को इंडियंस वहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पहले उनको देखने की आदत नहीं थी। इंडिया की मिलिट्री की पेट्रोलिंग एलएसी के आसपास ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है और उनका जो पुशबैक है चाइनीज़ एग्रेशन के खिलाफ वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसीलिए चाइनीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ से जो है दबाव मिलने की वजह से चाइना के साथ हमारे जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एक जो बॉर्डर जो वेल डिफाइंड ना हो और वेल डिमार्केटेड ना हो, वहाँ पे लोकल जो ग्रोइंग इन कंटेस्टेशन होते हैं, ग्रोइंग जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में, अगर रोज़ फेस ऑफ होंगे और रोज़ जो है छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, इससे लोकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। और इसीलिए दोनों आर्मीज़ को यहाँ पे डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ झड़प झेलने की आदत हो गई है।
अब ये काफ़ी सिंपल टर्म में हम इसको डिसमिस कर सकते हैं लोकल फैक्टर्स के को देख करके कि ये लोकल जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, गालवान एरिया है या फिर आपका पांगोंग सो एरिया है, तो आप इसको अगर आप बहुत छोटा नैरो व्यू दे लेंगे तो इसको लोकल लेवल फैक्टर्स पे देख सकते हैं कि प्राइमरली हो सकता है कि हमने रोड बिल्ड कर लिया इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आई हैं। बट अगर आप इसको एक बड़े पॉलिसी इशू में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चाइना का जो बिहेवियर है उसमें जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना का बिहेवियर इतना ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। हमें जो है कोई ऐसा नेशन चैलेंज नहीं कर रहा जो कि ग्रे लिस्ट में अभी जो कि ब्लैक लिस्टेड होने वाला हो FATF में। अभी फ़िलहाल हमें ऐसा नेशन चैलेंज कर रहा है जो कि दूसरी जो है सुपर पावर बनने वाला है और USA को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। हमें एक ऐसा नेशन जो है चैलेंज कर रहा है जो खुद इनसिक्योर कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है। हमें एक ऐसा नेशन चैलेंज कर रहा है जिसकी लीडरशिप के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से प्रोवाइड कर सके, बट उसकी जो एबिलिटी है अब वो क्वेश्चन में आ चुकी है। तो हमें जो चैलेंज कर रहा है नेशन उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ देने का। हमें एक ऐसा नेशन चैलेंज कर रहा है जिसके पास खुद की बहुत सारी आंतरिक चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप हांगकांग का चैलेंज देख लीजिए, जिंगजियांग प्रोविंस का चैलेंज देख लीजिए, ताइवान का चैलेंज देख लीजिए, और उसके साथ साथ हमें एक ऐसा नेशन चैलेंज कर रहा है जिसके ऊपर ग्लोबल कम्युनिटी ने दबाव डाल के रखा हुआ है और उससे जो है आंसर्स डिमांड किए जा रहे हैं उसके कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट को लेकर। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ऑलरेडी एक ट्रेड और टेक्नोलॉजी वॉर चाइना के साथ लगाया हुआ है और उसकी वजह से चाइना अपनी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को रीअसेस कर रहा है। उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसने एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमिक जो चैलेंज है चाइना के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 1990 से पहली बार चाइना ने अपनी इकोनॉमिक फोरकास्ट को वापस लिया है या रिड्यूस किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं चाइना की इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेकर के जो उसको जियोपॉलिटिक लेवरेज देते हैं और ये लेवरेज अब दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है। मींस पहले भी चाइना को कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक जो है लेवरेज मिला हुआ था। लेवरेज की अगर हम हिंदी में बोलें तो एक आगे बढ़ के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला हुआ था। अब ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज चाइना के टोटल फेवर में है। ये चीज़ कोविड-19 से पूरी तरह से वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो गई है। तो वर्ल्ड जो है काफ़ी बुरी तरह से बैकलैश कर रहा है चाइना के खिलाफ। अफ्रीकन कंट्री से लेकर के एशियन कंट्रीज़, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ और USA, सारी कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ ने दबाव डाला था चाइना के ऊपर और कंट्रीज़ को चाइना से क्वेश्चंस मांग रही हैं, पूछ रही हैं उसके कोविड-19 के जो है इनिशियल रिस्पांस को लेकर के। तो शी जिनपिंग की लीडरशिप इस टाइम बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स पे है अपने घर के अंदर, और शी जिनपिंग जिसका सक्सेस देखा जाता था कि वो चाइना को रिजुविनेट करेगा, वो इस वक्त काफ़ी जो है मुश्किल हालात को झेल रहा है क्योंकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। इंटरनल प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं और बहुत सारे शी जिनपिंग के बहुत सारे ऐसे जो है लोग होंगे जो उसको गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे में शी जिनपिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो अपनी छवि को मेंटेन करे, वो चाइना की जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसको, एक स्ट्रॉन्ग जो छवि उसने बना के रखी थी उसको इम्प्रूव करे। तो उसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था या उसका जो है इनिशियल कोविड-19 का मिसमैनेजमेंट है या फिर उसकी हांगकांग को लेकर के मिसमैनेजमेंट हुआ या फिर ताइवान को लेकर के उसका अड़ियल रवैया हुआ, ये सारी चीज़ें चाइना के ऊपर क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं और शी जिनपिंग के लीडरशिप स्टाइल को एक कटघरे में खड़ा करते हैं। तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए शी जिनपिंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस और चाइना की मिलिट्री को यूज़ करके एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जनरेट करना चाह रहा है टेरिटोरियल मैटर्स में। इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो है हिटलर से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं शी जिनपिंग को हिटलर से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं हिटलर की पॉलिसी से कंपेयर कर रही हूँ। जब इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी जर्मनी में तो हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने बहुत ज़्यादा जो है अपने आसपास के एरियाज़ में वॉर्स करने शुरू कर दिए थे। तो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जनरेट हो गया था जर्मनी के अंदर और उसकी वजह से हिटलर की जो भी मिसमैनेजमेंट था वो सारा ढक गया था। वही शी जिनपिंग भी शायद हिस्ट्री के लेसन्स हिटलर को देख करके लर्न कर रहे हैं और जो हिटलर ने पॉलिसी बनाई थी कि जब भी घर में कोई समस्या आए पड़ोसियों को अटैक कर दो,
वही चीज़ चाइना की मिलिट्री भी कर रही है, और यही एक रीज़न है कि LAC के आसपास हमारी जो स्क्रिमिसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप LAC को अलग भी हटा दें तो चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना ने सिर्फ LAC में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। जब कोविड का पैंडमिक चल रहा था, मीन्स अगर आप बात करें अर्ली मार्च की और लेट मार्च की, फिर अप्रैल की बात करें, जब काफ़ी तेज़ी से चाइना के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, तब चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपनी जो है नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था। उसके अलावा चाइना ने साउथ चाइना सी में काफ़ी तेज़ी से मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया है, और यहाँ पे मिलिट्री जो प्रेजेंस है चाइना की वो तेज़ी से देखी जा रही है। फिर चाइना ने फिलीपींस की एक जो शिपिंग वेसल है उसको डुबा दिया था, और वियतनाम के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। तो चाइना अपने आसपास के नेबर्स के साथ साउथ चाइना सी में भी एग्रेशन दिखा रहा है, और ये जो है चाइना का प्रेशर बढ़ता हुआ साउथ चाइना सी में भी नज़र आया है। ये एक मैसेज है शी जिनपिंग की तरफ से कि उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस को लेकर के, कि चाइना काफ़ी फर्मली अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, और चाइना कहीं से भी कमज़ोर नहीं है ये। और इसके अलावा दूसरा जो मैसेज वो शी जिनपिंग देना चाहता है, वो टारगेट नेशंस को देना चाहता है कि बाकी जो टारगेट नेशंस हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडिया हो, तो हमें ये मैसेज चाइना की तरफ से है कि हम जो है थोड़ा सा बिहेव अपने जो है औकात के अंदर रहें, अगर चाइना की लैंग्वेज में देखा जाए तो। न्यू दिल्ली जो है, चाइना ने अभी बीजिंग को चैलेंज किया था, मतलब इंडिया ने बीजिंग को चैलेंज किया था बहुत सारे चीज़ों को लेकर के। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी FDI लॉज को टाइटन कर दिया है। उसके अलावा हमने एक ग्रुप ऑफ नेशंस को सपोर्ट किया था, जहां पे हमने चाइना से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात, WHO से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की थी चाइनीज़ रिस्पांस को लेकर के, और कोरोना वायरस के ऑरिजिन के बारे में जो है ढूंढने की बात की थी। इसके अलावा 2 इंडिया के MPs ने वर्चुअली जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया था ताइवान की प्रेसिडेंट ज़ी इनवेंग का। तो ताइवान को चाइना हमेशा वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना जो है इंटरनल टेरिटरी मानता है। तो ऐसे में इंडियन MPs के जो एक स्टैंड रहा, वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहा है। तो ऐसे में जो टेंशन्स हमारे बढ़ रहे हैं बीजिंग की तरफ, बीजिंग के साथ, ये बीजिंग का तरीका है या चाइना का तरीका है हमें बताने का कि हम अपने एम्बिशंस को ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारा चैलेंज ड्रैगन से है, पाकिस्तान से नहीं। इंडिया की अगर ये गलती होगी कि हम ऐसा सोच लें कि अगर हम चाइना के एग्रेशंस के दबाव में आकर के टेंशन्स को जो है चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, और चाइना की मर्ज़ी के हिसाब से काम करें, तो चाइना खुश हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिफरेंस हैं। चाइना इंडिया को एज ए चैलेंजर देखता है उसकी ग्लोबल एम्बिशंस में, तो इंडिया को कभी भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए चाइना का जो एक हम अगर चाइना की जो एग्रेशन की बात करें, वो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है, वो उसकी ग्लोबल एम्बिशन से रिलेटेड है, और वो उसकी डोमेस्टिक इनसिक्योरिटी की वजह से है। इसीलिए बेस्ट चीज़ जो इंडिया कर सकता है वो यही है कि अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए। अपनी जो है चाइना के कंपैरिजन में हम अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, हम अपने स्टैंड पर फर्म खड़े रहें, और अपनी रेड लाइंस को क्लियरली मेंटेन करें, और चाइना के दबाव में ना आए, तभी हम जो है चाइना को चैलेंज कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और बॉर्डर टेंशन्स को कहीं ना कहीं, ये बॉर्डर टेंशन्स का बढ़ना हमारे लिए काफ़ी जो है दिक्कत वाली बात है। पर अगर हम चाइना के दबाव में आकर के उसके बात मान लेते हैं, तो चाइना धीरे धीरे LAC के स्टेटस के साथ साथ हमारे और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी चेंज करता हुआ नज़र आएगा, और चाइना एक डोमिनेंट हैंड लेता हुआ नज़र आएगा। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में और अपनी LAC के आसपास कैपेबिलिटीज़ बनाने में। अब इंडिया को हमें जो है काफ़ी तेज़ी से कैचअप करना है, और चाइना की ये जो प्रॉब्लम्स चाइना की तरफ से जो क्रिएट की जा रही हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब इसका जो है हम माइंड मैप और देख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि इंसिडेंट्स कहाँ पे हुए हैं। देखिए, गालवान वैली में हुआ है लद्दाख के अंदर, पांगोंग सो लेक एरिया में हुआ है लद्दाख के अंदर, देमचौक में हुआ है लद्दाख के अंदर, और नाकुला में हुआ है सिक्किम के अंदर। ये जो एरियाज़ हैं आपके न केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप एक बार मैप में इसको अच्छे से देखें। तो टोटल हमारे जो है 23 डिस्प्यूटेड और सेंसिटिव एरियाज़ हैं हमारे 3488 किलोमीटर लंबे LAC के आसपास, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हमने एग्रेसिव पेट्रोलिंग देखी है और फेस ऑफ देखी है इंडियन और चाइनीज़
चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में। तो ये जो हमारे 23 सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ये इन चार एरियाज़ में, इन चार सेक्टर्स में लाई करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर की अगर बात करें तो लद्दाख के अंदर देमचौक एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका देमचौक एरिया है। इसके अलावा त्रिग हाइट्स है, तुमचेले और पांगोंगसो एरिया है, चुमार और सपांगुर गैप है। तो ये एरियाज़ हैं लद्दाख के अंदर। फिर हिमाचल के अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं? हिमाचल के अंदर आपके कौरिक और शिप्कीला एरियाज़ हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बारहौटी और पुलन सुंदा ये एरियाज़ हैं। तो ये टोटल आपको याद रखना है कौन सा एरिया किस जगह लाई करता है। लद्दाख में देमचौक, त्रिग हाइट्स, दुमशेले, पांगोंगसो, चुमार और सपांगुर गैप है। हिमाचल के अंदर कौरिक और शिप्कीला है और उत्तराखंड के अंदर बारहौटी और पुलान सुंदा है। अब अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका नामखाचू है, सुमादोरोंगचू है, आसिफला है, लोंगजू है, दीचू है, यांगसे, फिशटेल 1 और फिशटेल 2 दिबांग वैली के अंदर। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट होती रहती हैं। पहले हमारी जो सिक्किम एरिया में नहीं होती थी, सिक्किम के आसपास यहाँ पे नाकुला ये मिडिल सेक्टर में आता है। ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड है और मिडिल सेक्टर का एरिया काफ़ी हद तक अनडिस्प्यूटेड था। तो ऐसे में सिक्किम के अंदर नाकुला का जो फेस ऑफ था काफ़ी नया है, पहले यहाँ पे फेस ऑफ नहीं देखा गया था। टोटल अगर हम बात करें तो इंडिया ने 300 ट्रांसग्रेशंस को रिकॉर्ड किया है हर साल, और ये 2017 के बाद से 426 के आसपास शूट हो गए हैं। ये जो है जिस साल डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था उस साल काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है ये क्रिएट हो गए थे, उस साल काफ़ी तेज़ी से हमारे ट्रांसग्रेशंस हुए थे। तो फेस ऑफ होता क्यों है? फेस ऑफ इसलिए होता है कि LAC आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अच्छे से डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए कंट्रीज़ जो है मतलब इंडिया और चाइना कंटिन्यूसली एक दूसरे के एरियाज़ को आपस में क्लेम करती रहती है, म्यूचुअली जो है क्लेम करती रहती है। और इसीलिए कुछ एरियाज़ जहाँ पे इंडिया अगर पेट्रोलिंग कर रही है तो चाइना उसको अपनी टेरिटरी में बोलती है। सिमिलरली अगर चाइनीज़ जो है उधर के एरिया में आते हैं तो इंडिया को ऑब्जेक्शंस होते हैं, बिकॉज LAC हमारी जो है डिमार्केटेड नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी बेसिस पे जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, फेस ऑफ्स हैं, उनको हैंडल किया जाना चाहिए, और वो चाइना की तरफ से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसीलिए फेस ऑफ जो है होते रहते हैं। अब लेटेस्ट फ्लेयर अप क्यों हुआ? देखिए, लेटेस्ट फ्लेयर अप के देखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि नॉर्थ बैंक जो पांगोंग सो लेक का है वो हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन था। दोनों कंट्रीज़ के बीच में पांगोंग सो एरिया का जो नॉर्थ एरिया है, जिसको हम ये फिंगर्स के बेसिस पे डिवाइडेड है, तो यहाँ वाला जो नॉर्थ वाला एरिया है उसको हमेशा जो है प्रॉब्लमेटिक देखा गया है। इंडिया उस पर अपना क्लेम करती है, चाइना उस पर अपना क्लेम करती है, तो ये हमेशा दोनों के बीच में म्यूचुअल क्लेम्स आते हैं। गालवान वैली की बात करें तो गालवान वैली पहले जो है ये सोचा गया था कि ये हमारा सेटल्ड एरिया था और गालवान वैली इंडिया के जो है कंट्रोल के अंदर आता था, बट चाइना का जो ट्रूप्स हैं वो मूव कर रहे हैं और इंडिया की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को स्टॉप करते हुए गालवान में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ शुरू हो चुके हैं। फिर अगर हम बात करें ये मतलब फ्लेयर अप क्यों हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन को कैचअप कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और चाइना वहाँ पे ऑलरेडी एक बेनिफिट एंजॉय करता है टेरेन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो चाइनीज़ जो है बेसिकली हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो काम चाइना कर चुका उस पर वो काम इंडिया को करने का हक नहीं है, तो इसीलिए टेंशन्स बढ़ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड टेंशन है हमारी सिक्किम एरिया में, और इन सब का रीज़न ये है कि हमने जो मैनेजमेंट किया, अपना जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर दिया है, तो इसीलिए चाइना के साथ हमारी जो फ्लेयर अप्स हैं वो बढ़ गए हैं। LAC को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया था? तो देखिए, डिफरेंट परसेप्शंस हैं। चाइना का बेसिक एम क्या रहता है? देखिए, चाइना क्या कोशिश करता है, चाइना जो है LAC की टेंशन को बढ़ा करके LAC की टेंशन जानबूझ के क्रिएट करता है। चाइना के लिए ये इंडिया के खिलाफ प्रेशर पॉइंट है, तो प्रेशर पॉइंट के रूप में इसको यूज़ करता है। ऑलमोस्ट जो है हमारे ईस्टर्न सेक्टर में हमने देखा बहुत सारे एरियाज़ में हमारे जो है प्रॉब्लम्स हैं, और वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइना ने क्या किया है, इलीगली हमारे वेस्टर्न सेक्टर के जो एरियाज़ हैं, लद्दाख वाले एरियाज़ हैं, एक्साई चिन वाला जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश चाइना करता रहता है, जिससे कि वो एक जो है बार्गेनिंग टेबल पर इंडिया को ला सके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को लेकर के।
चाइना ने 1960s के आसपास इंडिया के सामने ये भी कहा था कि आप ऐसा करो, अरुणाचल प्रदेश हमें दे दो और अक्साई चीन वाला एरिया हम आपको वापस कर देते हैं। तो ये जो है इंडिया को मंजूर नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, और इसीलिए LAC पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती रहती हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम इधर क्या है, चाइना की नीयत हमारी ईस्टर्न एरियाज़ को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ को लेकर के काफ़ी ख़राब है। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के एरिया में अपनी जो है संप्रभुता जमाने की कोशिश करता है और उसको एज अ लोअर तिब्बत के रूप में देखता है और उसको इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। चाइना सोचता है कि अगर वो वेस्टर्न सेक्टर में जो टेंशन्स क्रिएट कर देगा तो हमें वो नेगोशिएटिंग टेबल्स पे ला सकता है और हमसे जो है स्वैप कर सकता है। वो हमारे सामने उसने स्वैप का बात रखी भी थी कि आप ईस्टर्न टेरिटरी हमें दे दो और वेस्टर्न टेरिटरी हम आपको दे देते हैं। तो ये स्वैप की बात जो है इलीगली रखता रहता है, जबकि इसका कोई यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर की बात करें या वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो एज सच चाइना की कोई इधर टेरिटोरियल वो है भी नहीं, इन टेरिटोरियल कोई इसका क्लेम एक्चुअल है भी नहीं। ज़बरदस्ती के टेंशन्स चाइना की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए इंडिया की तरफ से कई बार मैप एक्सचेंज भी हुए थे मिडिल सेक्टर में, बट एक्सरसाइज जो है गिर चुकी थी क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंसेस थे, तो इसीलिए ये एक्सरसाइज कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए? इंडिया ने फॉर्मल मैकेनिज़म्स को डेवलप किया हुआ है, बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है बनाए हैं जहाँ पे म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी की बात की गई है। उसके अलावा 2018 से हमारे इनफॉर्मल डायलॉग्स भी हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हमारे इनफॉर्मल डायलॉग्स हो रहे हैं बड़े हमारे लीडर्स के बीच में। तो इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इनको सॉल्व करने की, पर जैसा कि हमने अभी आर्टिकल में देखा, इनको सॉल्व करना चाइना की स्ट्रैटेजिक उसमें नहीं है, स्ट्रैटेजिक हक में नहीं है, इसलिए चाइना इनको सॉल्व करेगा भी नहीं। तो अगर इनको हम वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो किस तरह से हम देख सकते हैं? देखिए, वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइना के अंदर स्लो डाउन है, US के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट है, उसके ऊपर मिसमैनेजमेंट का एक दोष लगाया जा रहा है कोविड-19 के क्राइसिस को लेकर के। उसके साथ साथ ताइवान जो है पूरी तरह से ताइवान का जो एलिनेशन है उसकी वजह से भी चाइना के ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि ताइवान ने बहुत अच्छे से कोविड-19 को जो है हैंडल किया है और कंट्रीज़ ताइवान के साथ इस टाइम खड़ी हैं कि वो WHO में एंटर कर सके। चाइना WHO में ताइवान को एंटर नहीं करने दे रहा और इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग एलिनेटेड पा रहा है। उसके अलावा इंटरनल प्रेशर जो है जी की लीडरशिप पे बढ़ रहा है। ऐसे में चाइना इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके दो चीज़ें कर रहा है। पहली चीज़, वो मिलिट्री को यूज़ कर रहा है जिससे कि नेशनलिज्म का सेंस इंटरनली क्रिएट किया जा सके और इसीलिए साउथ चाइना सी में और इंडिया के बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, चाइना इन डिस्प्यूट्स को क्रिएट करके इंडिया को ये बताना चाह रहा है कि इंडिया को अपनी लिमिट्स में रहना है। इंडिया जो है अभी चाइना के बराबर सुपर पावर नहीं है। 1962 की भी अगर आप बात करें तो जब शाओवन लाई थे, जब हमारा जो है वॉर हुआ था 1962 में, तो इंडिया में की लीडरशिप में नेहरू के अंदर में थी, कंट्रोल में थी, और वहाँ पे शाओवन लाई के अंदर में थी। तो लाई ने सिर्फ वॉर इंडिया के साथ इसलिए किया था क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता था कि इंडिया अभी चाइना के बराबर स्ट्रांग नहीं है, और इंडिया को हरा करके उसने ये चीज़ इस्टेब्लिश भी कर दी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। हमारी एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन का लॉस हुआ था, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया को हम परमानेंटली लूज़ कर दिए सिर्फ 1962 के वॉर की वजह से। तो ये चाइना का ये जो हमेशा चाइना जब इंडिया को कहीं ना कहीं सिखाना चाहता है, जब भी इंडिया के रीजनल एस्पिरेशंस बड़े होते हैं तो चाइना जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इंडिया को ये बताने के लिए कि चाइना अभी भी इंडिया के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और चाइना जो है एक एशिया के अंदर दो टाइगर्स नहीं रह सकते और ड्रैगन एक ही रहेगा। तो चाइना एशिया के अंदर अपनी हेगेमनी क्रिएट करने के लिए इंडिया को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो हमें जो है डिटरेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि चाइना एक अनरिलायबल नेबर है, और ऐसे नेबरहुड में अपने जब भी हमें पता हो कि खतरा है यहाँ से, तो हमें जो क्या करना पड़ता है, अपना जो डिफेंस है वो बढ़ाना पड़ता है। तो हमें डिटरेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, हमें रेड लाइंस पे फर्म स्टैंड खड़ा रहना पड़ेगा। हमें जो अपने स्टैंड है उसको चाइना के दबाव में रिड्यूस नहीं करना है, हमें फर्मली स्टैंड करना है अपने तरफ के रेड एरियाज़ पर, और हमें चाइना के दबाव में नहीं आना है।
नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड करना है, जो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। क्वाड की बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए, इंडिया काफ़ी तेज़ी से जो है इंडिया की लीडरशिप, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस एरिया में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, और एक जो नैरेटिव है वो इंडिया के फेवर में कहीं ना कहीं बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रैटेजिक मूव्स को बहुत क्लोजली नोट करे बीजिंग के, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करे। तो गाइस, इसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन है। इसको आप एज इट इज़ जो है नोट करके रख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फिलोसफिकल एसे के अंदर आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिलॉसफी आज के इस आर्टिकल में दिए हुए हैं, और आप इसको एसे के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ अ ट्रूइज़म दैट सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये सत्य है कि दुख हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कोई भी इससे जो है परे नहीं होता। नो वन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट। किसी को भी दुख से मुक्ति नहीं मिलती है। अगर इसको आप फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बुद्धा जी ने कहा था कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस, बुद्धा के 3 आपको याद होंगे 3 नोबल ट्रुथ। देयर इज़ सफरिंग, देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, एंड सफरिंग कैन बी ओवरकम। ठीक है, तो बुद्धा जी के 3 सत्य में से एक सत्य ये था कि सफरिंग है, और हमारी जो दुनिया है वो बहुत एफीमेरल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है, क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, चेंज होती रहती है, और डिसअपियर बहुत जल्दी हो जाती है। डिसअपियरेंस जो है सबसे लॉस जो है सभी फील करते हैं। ग्रीफ सबको होती है, मतलब दुख सबको झेलना पड़ता है, और ये एलिमेंटल इम्परफेक्शंस हैं जो हमें परमानेंट स्टेट ऑफ दुख में रखते हैं। ऐसा बुद्धा का कहना था कि चेंजेस होते रहते हैं लाइफ में, और क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं, ये चेंजेस हमारे दुख का कारण बनते हैं, और रेडिकल डिसकंटेनमेंट भी आ सकता है। तो दुख क्या है? दुख इस तरह से हम इसको एक सत्य बोलेंगे जो मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सत्य है दुख। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्या क्या वो सफरिंग्स बियर करते हैं एज ए ह्यूमन बींग। हमें क्या क्या सफरिंग झेलनी पड़ती है, और ये सफरिंग हर ह्यूमन बींग को झेलनी पड़ती है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको जो है दुख झेलना पड़ता है। तो सबको जो है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस झेलने पड़ते हैं डेली रूटीन में, जैसे कि डिजीज़ हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, फिर एजिंग हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, मिसफॉर्च्यून हो सकता है। ये सारी चीज़ें सभी ह्यूमन बींग्स को झेलनी पड़ती हैं, और इनकी जो साइकिल है वो चलती रहती है ना। कहा गया है सुख और दुख की एक साइकिल होती है, चक्र होता है, और ये चक्र चलता रहता है। बुद्धिज़्म में जो है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। बुद्धिज़्म का जो फ़िलॉसफी है वो दुख के बारे में बहुत डिटेल में बात करती है। बाकी रिलीजन्स की भी अगर आप बात करेंगे तो सभी रिलीजन्स में कहीं ना कहीं दुख को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और ये यूबिक्विटस, मतलब सभी की ज़िंदगी में मिलने वाला, सब जगह पाया जाने वाला। तो दुख सब जगह पाया जाता है, ये सभी रिलीजन्स में कहा गया है। हाँ, ह्यूमन सफरिंग इनएस्केपेबल है। हम जो है जब तक ये माना जाता है कि मृत्यु जो है हमारी सफरिंग्स को अंत करके हमें एक हेवन की तरफ लेकर जाती है, सभी रिलीजन्स का ये मानना है। तो दुख जो है सभी के लाइफ में होता है, ये चीज़ें हर रिलीजन में मानी जाती है। अब आप जितना सोचते हैं दुख के बारे में, तो उतना क्या होता है, जितना आप रिफ्लेक्ट करते हैं दुख के बारे में, उतना ज़्यादा हमारी जो सफरिंग है वो इंटेंसिफाई करती है, उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुद्धा ने न केवल सफरिंग की बात की थी, बल्कि उन्होंने न केवल डीप सफरिंग की बात की थी, जैसे कि जो एक मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे डेथ हो गया उसकी वजह से डीप सफरिंग हो जाती है, लॉस की वजह से डीप सफरिंग हो जाती है, तो इनकी बात की थी। बल्कि डेली रूटीन में जो सफरिंग होती है उसकी भी बात की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एफर्ट वेस्ट चला गया तो आपको दुख होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपका कोई टेस्ट बुरा चला जाता है, आपको दुख होता है। डेली आजकल आप जो है टेस्ट कर रहे होंगे, अपने करंट अफेयर्स के टेस्ट कर रहे होंगे, या फिर अपने मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपके अगर मार्क्स कम आते होंगे तो आपको दुख होता होगा। तो ये डेली सफरिंग है, और कभी कभी हमारी एस्पिरेशंस फुलफ़िल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ पाना चाहते थे, उसको नहीं पा पाते तो हमें दुख होता है। कोई अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं तो हमें दुख होता है, और ये हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है।
सफ़रिंग को हम अलग नहीं कर सकते लाइफ से। शॉर्ट टर्म सफ़रिंग होती हैं, एपिसोडिक सफ़रिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म सफ़रिंग्स होती हैं और कंटिन्यूस सफ़रिंग होती हैं। तो अगर हम दुख की बात करें, दुख अलग अलग तरीके का होता है। शॉर्ट टर्म सफ़रिंग, आपकी कहीं चोट लग गई, शॉर्ट टर्म के लिए आपको सफ़रिंग होगी। फिर आपका जो एपिसोडिक सफ़रिंग, कहीं पे आप फेल हो गए या कुछ आपका लाइफ इवेंट ऐसा हो गया तो आपको उस एपिसोड के वक्त सफ़रिंग होती है। फिर आपका जो है लॉन्ग टर्म सफ़रिंग होगी, कोई लव्ड वन का लॉस हो जाए तो ये लॉन्ग टर्म सफ़रिंग लेकर आता है। कंटिन्यूस सफ़रिंग, डेली बेसिस पर अगर हम सफ़र करते हैं तो वो कंटिन्यूस सफ़रिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का स्टेटस की प्रॉब्लम है, किसी को पॉवर्टी है, तो उसको कंटिन्यूली सफ़र करना पड़ता है। तो ये हमारी सफ़रिंग को मतलब दुख सबको होता है, पर दुख की जो कैटेगरीज़ हैं वो अलग अलग हैं, सबको अलग अलग एरियाज़ में दुख झेलने पड़ते हैं। अशोक की बात करें, महान जो हमारे चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे, उन्होंने एक दूसरा डायमेंशन सफ़रिंग का जोड़ा था और वो था कि हमारी जो सफ़रिंग हमारी अपने एक्शंस की वजह से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कलिंग के युद्ध में उन्होंने जब देखा था कि इतना ज़्यादा मारकाट हुई है तो उनको इस बात का दुख हुआ और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी एक्शन की वजह से सफ़रिंग आई है। तो हमारी कुछ सफ़रिंग्स हमारे एक्शंस की वजह से भी आती हैं। इसी तरह से महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत में जो गीता के वक्त 3 जो है सफ़रिंग की सोर्स बताए हैं, 3 चीज़ें बताई गई हैं सफ़रिंग के बारे में कि सफ़रिंग का सोर्स होता है, इंटेंसिटी और ग्रेविटी होती है। सफ़रिंग की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग ग्रेविटी होती है। फिर ड्यूरेशन जो है अलग अलग होता है सफ़रिंग का। तो ये सारी हमारी फ़िलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है दुख का, जिससे आप अपने एस्से को बिगिन कर सकते हैं और एस्से को एक फ़िलॉसफिकल टिंज दे सकते हैं। अब अगर कंटेम्प्रेरी बात करें तो ट्रॉमेटिक इमेजेस की अगर हम बात करें, देखिए जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था लॉकडाउन का और उस वक्त जो मिज़री इन्फ्लिक्ट हुई है एक ग्रुप के ऊपर, दूसरे ग्रुप के द्वारा जो मिज़री इन्फ्लिक्ट की गई, उसने सभी के जिसकी भी कॉन्शियसनेस है उसके कॉन्शियसनेस को, चेतन मन को अंदर तक झकझोर दिया था। ये सफ़रिंग सोशो पॉलिटिकल सफ़रिंग है। सोशल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये सफ़रिंग हुई थी। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोगों को झेलने पड़े थे, शायद हम उनको सोच भी नहीं सकते। और ये इसीलिए झेलने पड़े क्योंकि कुछ एक्ट्स हुई कमीशन की और कुछ एक्ट्स हुई ओमिशन की, पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा। सोसाइटी में कुछ पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्शंस किए थे, अपने कुछ गलतियां की थी और कुछ चीज़ों को ओमिट कर दिया था। कुछ चीज़ें वो उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं की, उन्होंने नहीं किया, तो उसको एक्ट ऑफ ओमिशन कहते हैं। और कुछ गलतियां उन्होंने की, उसको एक्ट ऑफ कमीशन कहते हैं। तो ओवरऑल कमीशन और ओमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई थी सोसाइटी के कुछ तबके के लोगों को। स्पेसिफिकली हम बात करें माइग्रेंट लोगों की और पुअर लोगों की। उनको जो है सोसाइटी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा जो सफरिंग क्रिएट होती है वो सबसे नीचे वाले तबके के लोगों को झेलनी पड़ती है। सिस्टमिक वायलेंस, इंस्टीट्यूशनलाइज ऑपरेशन, ये चीज़ें बेयरली रिकॉग्नाइज होती हैं, बट ये चीज़ें ह्यूमन मेड हैं और ह्यूमन मेड रीजंस होती हैं सफरिंग का। ये मैन मेड सफरिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा, बाकी जितनी भी हमने फ़िलासफ़िकल सफरिंग की बात की है उनसे ज़्यादा जो है परवेसिव होती हैं, उनसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये मैन मेड सफरिंग, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से इन्वेड किया हुआ है। अगर हम पैंडमिक के वक्त जो माइग्रेंट का क्राइसिस है उसकी अगर बात करें तो ये केवल कोविड की वजह से नहीं हुआ है, या फिर सिर्फ लॉकडाउन का जो डिसीजन हुआ था सिर्फ उसकी वजह से ये क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ था। ये क्राइसिस इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि अगर हम बात करें दुनिया की तो दुनिया एक हेल है, दुनिया नरक है और आदमी ही आदमी को टॉर्मेंट करता है, मतलब मनुष्य ही मनुष्य को यातनाएं देता है। हम सबके दिलों के अंदर एक डेविल रहता है जो कि ह्यूमैनिटी को नहीं रिकॉग्नाइज़ करता और जो कि सफरिंग्स को कॉज करता है। हम कितने मतलब इतने कठोर हो जाते हैं, हमारे दिल, कुछ लोगों के दिल पसीजे हैं नो डाउट इन इमेजेस को देख करके, बट मैक्सिमम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे ज़िंदगी थी वैसे ही चलती रही उनकी। लाखों की संख्या में बिना किसी पैसे के नंगे पैर वर्कर्स जो है हज़ारों लाखों किलोमीटर तपते हुए सूरज में चलते हुए चले जा रहे थे। कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन अपने सर पे बोझ लेकर के कार्ट को पुश करती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी थी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंस काफ़ी हृदय विदारक है जहाँ पर एक माँ ने डिलीवरी की थी एक बेबी की, रोड साइड डिलीवरी की।
डिलीवरी करने के बाद पेमेंट पे कुछ वक्त के बाद वो खड़ी हो गई और दोबारा अपनी जर्नी पे चल पड़ी। या फिर आप सोचें, एक और जो है केस आया था सामने, एक और पिक्चर आई थी जहाँ पर सूटकेस के ऊपर 4 साल का बच्चा बैठा हुआ था और माँ जो है उस टूटे हुए सूटकेस को खींच के ले जा रही थी। तो ये सफरिंग्स, ये अगर इमेजेस आपके दिल को नहीं झकझोरी हैं तो शायद आगे कोई भी सफरिंग आपको झकझोर भी नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सफरिंग मैन मेड है। ये हम लोगों की सफरिंग्स, ये हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी जो है एज अ सोसाइटी हमारी फेलियर है। ये फेलियर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये फेलियर सिर्फ लॉकडाउन का नहीं है, ये सिर्फ कोविड के द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है, ये सिस्टमैटिक जो हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है उसकी वजह से ये सफरिंग्स क्रिएट हुई है। हज़ारों की संख्या में लोगों ने जो है स्लीपलेस अपनी रात गुजारी हैं स्टेशन पे वेट करते हुए ट्रेन के आने का, या लाखों की किलोमीटर्स को उन्होंने जो है रेलवे ट्रैक के थ्रू पार किया है जिससे वो पकड़े ना जाएं। बहुत सारे लोग जो है ट्रकों के अंदर, लॉरियों के अंदर छुप छुप करके अपने घर गए थे। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें एक जो बहुत हार्ट रेंडरिंग इमेज थी, जहाँ पे जो ट्रैक पे लोग कट गए थे ट्रेन की वजह से, और उनकी चप्पलें और उनका खाना हर जगह फैला हुआ था। हाल फिलहाल में ये जो इमेजेस हमारे सामने फ्लैश हुई हैं, ये दिल को तोड़ देती हैं, क्योंकि न केवल ये जो है शो करती हैं कि कितनी ज़्यादा दर्द लोगों को झेलना पड़ा है। अनइमेजिनेबल फटीग, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 3000, 4000, 300, 400 किलोमीटर पैदल चलना, बिना भूख, बिना पानी के, बिना खाए पिए, बिना अपनी हेल्थ का ख्याल किए हुए, और इतने सारे सामान को सर पे बोझ लेकर के चल रहे थे। और ये जो डिजीनेस है, ये देखिए, ये जो इमेजेस हैं, ये शायद काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे कॉन्शियसनेस को झकझोरती रहेंगी। पहला रीज़न है कि इनमें बहुत ज़्यादा दुख था। दूसरी चीज़ है कि ये हमारी मेंटल डिस्ट्रेस, सप्रेस रेज को जो है सामने लेकर के आते हैं। हमारे दिलों को जो में क्वेश्चन खड़े करते हैं कि कैसे बूढ़े व्यक्ति, बच्चे डर की वजह से, डिग्निटी के लॉस की वजह से, ह्यूमिलिएशन को झेलते हुए, सोशल रिजेक्शन को झेलते हुए, सरकार के और सोसाइटी के बिट्रेयल को झेलते हुए बार बार इन सड़कों पर चलते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको यहाँ पे सिटीज़ के अंदर उनको बचाने वाला कोई नहीं था। और जब ये चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ये एक डिस्पोजेबल वेस्ट हैं, गार्बेज हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी सिटीज़ के अंदर। ये जो बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं सिटीज़ को, और जब इनको जो है संकट की घड़ी आई थी तो सिटी के अंदर किसी ने भी इनको सपोर्ट करने के लिए एज अ सोसाइटी हाथ खड़े नहीं किए थे। नो डाउट बहुत सारे NGO सामने आए, बहुत सारे लोग सामने आए, बट कलेक्टिव सोसाइटी का जो एंडेवर होना चाहिए था वो नहीं देखा गया। ये सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति होने के ऊपर अटैक करती हैं और उसको बहुत ज़्यादा दुख के अंदर फेंक देती है। इस सब का रीज़न क्या है? रीज़न है हमारी मॉरल इंडिफरेंस। हमारा मतलब पूरी सोसाइटी का इस वर्ल्ड के साथ कुछ गलत है, कुछ काफ़ी बुरी तरह से गलत है। हम मॉरली इतने इंडिफरेंट हैं, इतना हम डिनाई करते हैं डेली बेसिस पर लोगों की सफरिंग को। हम जो खुद जो है नश्वर हैं, वल्नरेबल हैं पेन के, एंग्विश के, वो दूसरों को कैसे अलाउ कर सकते हैं इस तरह का पेन झेलने के लिए? एक भी मिनट के लिए जिस पेन को हम नहीं झेल सकते वो हम दूसरों को जो है अलाउ करते हैं, और एज अ सोसाइटी हम इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। कैसे एक नेशन सहाद्रता जो है दिखा सकता है जब कोई एम्पैथी ही नहीं थी लोगों के अंदर? सोशल स्ट्रक्चर, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे जो लोग अपनी लाइफ और ब्लड को दे करके सिटी को सींचते हैं, मेंटेन करते हैं, उन्हीं के लिए कोई भी जो है कोई भी तरह का, किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट नहीं था, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था, सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। तो ऐसा सोशल स्ट्रक्चर किस काम का है? ये हमारी मॉरल कोर्सनेस, हमारी एबिलिटी कि हम अपने आप को शट ऑफ कर लेते हैं डिस्कम्फर्टिंग कंडीशन से, दूसरों के दुख से, हमारे अंदर एम्पैथी नहीं आती है। ये जो हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है, डिफेंसिव साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है, इसको हमने अपनी आदतों में तब्दील कर लिया है, क्योंकि शायद बचपन से हमें यही सिखाया गया था। शायद ये हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। शायद हम अपनी जो इतनी सेल्फ इंडल्जेंट लाइफस्टाइल्स को बिताते हैं कि हम सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो कि एक डिफरेंसेस को परपेचुएट करते हैं, उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। हमारे जो कास्ट सिस्टम है
हमारी जो सोशल इस एक तरह का सिस्टम है वो केयरफुली जो है ऑपरेशन को आगे एक्सटेंड करता है और इन प्रैक्टिसेस को हम कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। इस गलती में हम सब बराबर के भागीदार हैं, हम सब की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेडेड है। सबसे ज़्यादा गलती उन लोगों की है जिनके पास पावर है और जिनके पास वेल्थ है। वो लोग जो बड़े बड़े स्टेट्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, जिनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कलेक्टिव सफरिंग की, उन्होंने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट किया है। सबसे बड़ी गलतियाँ उनकी हैं। उसके बाद हम लोगों की गलती है कि हम इस सोसाइटी के इस सोशल स्ट्रक्चर को झेलते हैं और कभी भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, एक वक्त था जब लोग जो है सोसाइटी में दुख को एज ए पीनल कॉलोनी मान लेते थे। लोग ये मान लेते थे कि दुख जो है भगवान के द्वारा दिया जाता है, लाइफ एक पनिशमेंट है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है तो ये जो है ऊपर से भगवान की जो है देन है, नेचुरल कैलामिटीज़ भगवान का पनिशमेंट है। अब ज़िंदगी चेंज हो रही है। जैसे जैसे लोग जो है आगे मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम दूसरों को अपने दुखों के लिए रिस्पॉन्सिबल समझने लगे हैं। इसीलिए ये जो सफरिंग हमने जो है लोगों के ऊपर अभी डाली है, ये जो माइग्रेंट्स के ऊपर सफरिंग थी, ये जो पुअर के ऊपर सफरिंग है, ये कहीं ना कहीं पुअर बाद में किसी न किसी वक्त ये रियलाइज़ करेंगे कि इनकी सफरिंग के पीछे किसी और लोगों का हाथ है, लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी सफरिंग के लिए। इसीलिए फेलो सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स, हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। पॉवर्टी एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे हम नेहरूवियन फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे आज, और देखेंगे कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में काफ़ी पॉलिटिकल भी हैं। पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं देखना है, हमें सिर्फ काम की चीज़ों को उठाना है। तो चलिए इस आर्टिकल को देख लेते हैं एक बार। नेहरू जी के बारे में कभी भी हम अगर कुछ लिख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहे हैं, तो अगर हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की को थोड़ा सा डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा आंसर बन जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ पे लाइंस देख लेते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की और फिर अपना आंसर शुरू करेंगे। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है 14 अगस्त की मिडनाइट को दी गई थी, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। तो ये आज़ादी की पहली स्पीच थी और शायद ये स्पीच सबको कहीं ना कहीं, कोई भी जो भी आपका नेशनलिस्ट है उसको काफ़ी गर्व से भर देती है। नेहरू जी ने जनता को एड्रेस करते हुए कहा था, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड आवर ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से अगर हम कोई भी लाइन कोट कर देते हैं नेहरू जी से संबंधित, तो काफ़ी अच्छा हमारा आंसर बन जाता है। नेहरू जी की फ़िलॉसफ़ी को लेकर के आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 27 मई उनका मृत्यु दिवस है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो डेथ एनिवर्सरी के दिन उनके बारे में याद करना और उनकी जो एक फ़िलॉसफिकल आइडियाज़ हैं उसको एक बार देख लेना हमारे लिए काफ़ी सही होगा, क्योंकि न केवल हम फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स हैं, बल्कि नेहरू जी हमारे देश के एक बहुत ही टॉल लीडर और बहुत ही नेशनलिस्ट लीडर हैं। उसके साथ साथ शायद जो आज हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, स्पेसिफिकली जो हमारी डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म की जो नींव रखी गई है, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें नेहरू जी के बारे में देखना है। ये जो पैराग्राफ है आर डेडिकेशन टू इंटीग्रेशन, यहाँ से हम जो है देखेंगे पहला जो फिलॉसफी थी वो इंडिया का इंटीग्रेशन की बात करना चाहते थे। इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी तत्पर थे, न केवल नेहरू जी बल्कि पटेल जी भी। और दोनों लोगों में कहीं भी इस इंटीग्रेशन को लेकर के कोई भी मतलब डाइवर्जेंस नहीं था थॉट का, और दोनों लोग ये मानते थे कि कश्मीर का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ होना काफ़ी ज़रूरी है। 24 अक्टूबर 1947 को महाजन जी को एक लेट नाइट कॉल आई थी सरदार पटेल की तरफ से, जिसमें महाजन जी को बुलाया गया था दिल्ली से अमृतसर। जिस वक्त
पटेल जी ने महाजन जी को बुलाया था मीटिंग के लिए, उस वक्त नेहरू जी इंडिया में थे ही नहीं, वो यूएसए में थे और पटेल जी उस वक्त इंडिया के सारे अफेयर्स को देख रहे थे। इंडिया को उस वक्त जो मैक्सिमम पावर थी वो पटेल जी के हाथ में थी। कश्मीर के इंटीग्रेशन को लेकर के भी पटेल जी को एक टफ कॉल करनी थी। जो लेटर ड्राफ्ट किया गया था नेहरू जी के द्वारा शेख अब्दुल्ला के लिए, उसको भी पटेल जी ने ही ड्राफ्ट किया था और उन्होंने जो है उस लेटर को एन गोपाल स्वामी अयंगर के थ्रू पास भिजवाया था। थोड़े से जो माइनर चेंजेस हैं ड्राफ्ट आर्टिकल्स 370 में, वो भी नेहरू जी को पटेल जी ने ही अप्राइज कराए थे, बताए थे और ये अपने लेटर में उन्होंने जो है नेहरू जी को बताया था कि ये चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हम कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आर्टिकल 370 टेम्परेरी बताया गया था नेहरू जी के द्वारा भी और पटेल जी के द्वारा भी, क्योंकि कश्मीर की ज्योग्राफी और उसके इम्प्लिकेशंस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए हमें जो भी सेक्रीफाइसेस देनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, वो देना एक अर्जेंट नेसेसिटी समझा गया था। अब हम देख लेते हैं, तो ये हमारा एक बैकग्राउंड है। इस बारे में हमने इसलिए चर्चा की है, मान लीजिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन पटेल एंड नेहरू, तो उस वक्त हम इनको कोट कर सकते हैं। या कश्मीर का कोई भी मुद्दा होता है, कश्मीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो हम इसको एज अ शॉर्ट नोट के रूप में छोटे से एक पैराग्राफ में नोट कर सकते हैं। अब हम मेन आंसर की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमें नेहरू जी के अप्रोचेस के बारे में बात करनी है। तो नेहरू जी की फ़िलासफ़ी में एक सिंसियर कमिटमेंट था सेकुलरिज्म के लिए, और ये जो है उन्होंने ये काफ़ी जो है डिस्प्ले भी होता है, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस इक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी थी। उनको आज की डेट में सूडो सेकुलरिज्म के रूप में उनकी जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है, बट अगर उनकी एक्चुअल वे ऑफ लाइफ को देखेंगे, अगर उनकी फ़िलासफ़ी को देखेंगे, तो सेकुलरिज्म एक ऐसी फ़िलासफ़ी थी, ऐसा पार्ट था उनकी फ़िलासफ़ी का जो उनको जान से भी ज़्यादा प्रिय था। सेकुलरिज्म की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, और ये उन्होंने कई बार, एक बार नहीं, विश्व स्तर पर, इंडिया के स्तर पर कई बार डिस्प्ले किया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये ऑब्जर्व किया था, नेहरू और पटेल दोनों जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक फोकस थे, वो एक इश्यू पर डिवाइडेड थे, और वो इश्यू था प्रॉपर्टी क्लॉज का। इसका मतलब ये हुआ, सेकुलरिज्म को लेकर के जो भी फंडामेंटल राइट्स में हमारे सेकुलरिज्म की बात लिखी हुई है, उसके बीच में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं था नेहरू जी के बीच में और पटेल जी के बीच में। पटेल जी के व्यूज़ सेकुलरिज्म पर मॉडरेट थे, बट चेयरमैन थे वो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के, और इसीलिए उन्होंने सारी रिपोर्ट्स जो भी सब कमेटीज़ की थी, माइनॉरिटीज़ कमेटीज़ की रिपोर्ट थी, वो सभी पटेल जी के द्वारा होकर के ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी थी। इसीलिए हम ये काफ़ी फॉर्मली कह सकते हैं कि पटेल जी भी सेकुलरिज्म पर जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू था, वो पटेल जी एस्पाउस करते थे। सेकुलरिज्म की भावना उनके अंदर भी काफ़ी हद तक थी। पटेल जी को काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट के रूप में, बट हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि हिंदू ट्रेडिशनल लीडर्स जो है मदन मोहन मालवीय थे और लाला लाजपत राय थे, और ये दोनों लीडर्स फेवर में थे कि इंडिया का जो नेशन है वो मेजॉरिटी हिंदी कम्युनिटी के आसपास बनना चाहिए, बट इसको नेहरू जी ने काफ़ी स्ट्रांगली अपोज किया था। के.एम. मुंशी, उन्होंने एक बिल जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए डाला था पार्लियामेंट की टेबल पे, और वो बिल था सोमनाथ टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो सोमनाथ टेम्पल की अगर बात करें तो उसको महमूद ऑफ गजनी ने 11वीं सदी में तोड़ दिया था, और उस वक्त डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल ने ये अनाउंस किया था 1947 में कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी इस टेम्पल के बिल्ड करने के लिए। बट नेहरू जी ने काफ़ी इसको अपोजिशन किया, पटेल जी के इस वक्तव्य का अपोजिशन किया था, और के.एम. मुंशी जी के बिल का भी अपोजिशन किया था, और अल्टीमेटली गांधी जी के सजेशन पर उन्होंने इसका जो फाइनेंसिंग है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू कराई थी। तो टेम्पल बिल्ड कराया था, बट उसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं हुआ था, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू टेम्पल बिल्ड कराया गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है नेहरू जी के सेक्युलर आइडियोलॉजी का। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेहरू जी की फ़िलासफ़ी की, वो है सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी। वो एक बड़े सोशलिस्ट थे, और डेमोक्रेसी वो जो है टोटल सोशलिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करने की बात नहीं करते थे। नेहरू जी की फ़िलासफ़ी थोड़ी सी रशिया से अलग थी, और वो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम पटेल जी की बात करें, पटेल जी की फ़िलासफ़ी की बात करें, तो पटेल जी भी काफ़ी हद तक सेकुलर फ़िलासफ़ी को रखते थे। जब
1940 जब जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो आरएसएस को तुरंत बैन किया गया था। और उस वक्त गोवालिकर जी ने प्लीड किया था नेहरू जी से भी और सरदार पटेल से भी कि आरएसएस से जो बैन है वो लिफ्ट कर दिया जाए। तो उस पर जो है पटेल ने ये डिमांड किया था गोवालिकर को कि वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दें आरएसएस का। और अंत में जनवरी 1949 में आरएसएस का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्रिएट किया गया था। सरदार पटेल की एक्सपेक्टेशंस इस कॉन्स्टिट्यूशन से मीट नहीं हुई थी और इसीलिए गोवालिकर को जो है गोवालिकर की जो डिमांड थी ये आपकी आरएसएस से बैन हटाने की, वो मीट नहीं की गई थी। अल्टीमेटली 1949 तक 19 अक्टूबर 1949 के आसपास फाइनली ये डिमांड पटेल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था और आरएसएस को धीरे धीरे आरएसएस के ऊपर से बैन लिफ्ट कर दिया गया था। तो ये एक कहीं ना कहीं जो पटेल जी को बोला जाता है एज ए हिंदू महासभा की बात करी जाए या हिंदू जो है नेशनलिस्ट लीडर की बात की जाती है तो वो काफ़ी सेकुलर थे। और इवन वो आरएसएस के खिलाफ भी उन्होंने जो है बैन के वक्त भी डायरेक्ट उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन को आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है उसके पीछे भी पटेल जी का ही इंसिस्टेंस थी। तो पटेल जी भी काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनल इंटीग्रिटी के लिए अपने उनका जो सबसे सर्वोपरि चीज़ थी वो नेशनल इंटीग्रिटी थी और आरएसएस या फिर हिंदू नेशनलिज्म उनकी जो है प्रायोरिटी नहीं थी। नासिक के कांग्रेस के अधिवेशन में टंडन जी ने एम्फसाइज किया था 2 पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट था कि हिंदू नेशनलिज्म होना चाहिए और दूसरा पॉइंट था कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। नेहरू जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इसके खिलाफ जो है काफ़ी तेज़ी से बोला था। उन्होंने जो है साफ साफ कहा था उस वक्त कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है अनइक्वोकली फॉलो करूं। तो अगर आप मुझे नहीं चाहते कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर आपका प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहूं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पद से हटने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं इंडिपेंडेंटली फाइट करूंगा उन आइडियाज़ के लिए, कांग्रेस के उन आइडियाज़ के लिए जिनके लिए मैंने पहले भी फाइट किया है। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी के लिए सेकुलरिज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो खिलाफ थे कि इंडिया को एज ए हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो है काफ़ी कांग्रेस के अंदर एज वेल एज कांग्रेस के बाहर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए थे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेहरू फिलॉसफी का वो है साइंस और लॉजिक को उन्होंने ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस दी थी। नेहरू जी का सोचना था कि इंडिया को साइंस के फेवर में डेवलप करना चाहिए और लॉजिक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए ऑर्थोडॉक्स रिलीजियोसिटी के अगेंस्ट। वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है हमें ह्यूमन माइंड को फ्री कर देगी और प्रीसेट आइडियाज़ से हमें मुक्ति देगी। उनका मोटो था कि साइंटिफिक टेम्पर कल्टीवेट करना चाहिए और स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस जो है साइंटिफिक टेम्पर की बेसिस पे ही आ सकती है और साइंटिफिक टेम्पर जो है एक फाउंडेशन होगा सेकुलरिज्म का। नेहरू जी का कमिटमेंट सेकुलरिज्म के लिए इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जो है हिंदू कोड बिल के एडॉप्शन के लिए पूरा सपोर्ट किया था लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर को। अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग हिंदू कोड बिल सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म था जो इस कंट्री के अंदर लिया जा रहा था। बट इस बिल की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला था कांग्रेस की बहुत सारी रैंक एंड फाइल से। अल्टीमेटली ये बिल उस वक्त पास नहीं हो पाया था। तो नेहरू जी की इनेबिलिटी उस बिल को पास कराने में इस वजह से अंबेडकर जी ने रिज़ाइन कर दिया था कैबिनेट से, क्योंकि नेहरू जी इस बिल को पास कराने में सक्षम नहीं हो पाए थे। तो ये रीज़न था अंबेडकर जी के रेसिग्नेशन का। नेहरू जी फिर भी कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे इस बिल को पास कराने के लिए और फाइनली इसको पास भी करा दिया था कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। तो ये इनकी एक टेस्टिमनी है कि वो कमिटेड थे सेकुलरिज्म को अपहोल्ड करने के लिए। नेहरू जी के सपने की जो इंडिया थी वो एक ऐसी इंडिया थी जो विश्व पे एक बहुत हाई स्टेज लेगी, सेंटर स्टेज लेगी। वो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स से ऊपर उठेगी और डिविसिव फोर्सेस को ख़त्म कर देगी। 1948 में उन्होंने कहा था कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि हम सेकुलर लाइंस पर प्रोसीड करेंगे और इंटरनेशनलिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेहरूवियन आइडियोलॉजी आज भी काफ़ी इसेंशियल है जिससे कि हम कम्युनलिज्म की फोर्सेस को से लड़ सकें और सोशल हार्मनी को किंडल कर सकें।
नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है ऑयल प्राइस पिकल, तो इसको बहुत जल्दी से देखेंगे। अभी इंक्रीज जो ड्यूटी है फ्यूल पे, जिससे कि हमारे वेलफेयर को जो है फ़ंड किया जा सके, वो काफ़ी आर्बिट्रेरी है और उसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे। तो रिसेंटली कल जो है एक इंटरव्यू आया था, परसों एक इंटरव्यू आया था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सेंटर जो है एक कॉशियस अप्रोच ले रहा है, जिससे कि फ्यूल प्राइसेस को बैलेंस किया जा सके और ये जो भी बेनिफिट आएगा इसको वेलफेयर के लिए लगाया जा सके। तो ग्लोबल प्राइसेस इस वक्त ऑलमोस्ट 45% लोअर हैं 2019 के लेवल से, क्लोजिंग लेवल से। ऐसे में जो है कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स हो रहे हैं ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ये कट का बेनिफिट कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के ऑयल मार्केट को डीरेगुलेटेड बताया गया था। तो दो सो कॉल्ड डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी रिड्यूस पम्प प्राइसेस को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रही हैं। इससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन रहेगी। एक प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे है लॉकडाउन की वजह से, और गवर्नमेंट के सारे जो रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट हैं वो ड्राइड अप हैं। ऐसे में गवर्नमेंट काफ़ी सीवियर स्ट्रेन में है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है मैक्सिमाइज करना चाहती है अपनी अर्निंग्स को ट्रांसपोर्ट फ्यूल की कॉस्ट से लेकर के। बट फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली जो है ड्यूटी स्ट्रक्चर को टिंकर करती रहती है अपनी नीड्स के बेसिस पर, और यूजुअली जो है ये बेनिफिट को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया जाता है। कभी कभी जब इनके जो है नीड्स होती हैं गवर्नमेंट की, तब ये पहुंचाती हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में असेंबली इलेक्शन से जस्ट पहले सेंटर ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कट किया था, और वो एक ऐसा वक्त था जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो जब प्राइस बढ़ रहे थे तब आपकी जो है कंपल्शन थी, आपकी वोटर कंपल्शन थी, आपकी जो इलेक्टोरल कंपल्शन थी, और आपने प्राइसेस को कट किया था। आज जब प्राइसेस ऑलमोस्ट 45% गिरे हुए हैं, तब भी आप वो कट्स को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए, अभी कर्ब्स थे काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे, इसीलिए ऑटोमोबाइल सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, पे कट्स हुए हैं, और ऐसे में हाउस होल्ड का जो बजट है ऑलरेडी काफ़ी श्रिंक करेगा। इसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट फ्यूल की डिमांड को, अगर आप ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जो है कॉस्ट इतनी ज़्यादा कर देते हैं, तो डिमांड जो है रिड्यूस हो जाएगी, और इसीलिए जो है प्रॉब्लम्स आगे ज़्यादा एक्सकर्बेट हो सकती हैं, आगे ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सेंटर काफ़ी एम्बिशियस है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी 2.1 लाख करोड़ का BPCL में। BPCL की अगर आप बात करें तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग अप्रोच वाली कंपनी है। तो ये पेट्रोलियम के अगर आप प्राइसिंग को डीरेगुलेट नहीं करते हैं तो कौन सा इन्वेस्टर चाहेगा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो इसीलिए गवर्नमेंट को का इंटरेस्ट इसी में लाई करता है कि वो जो कट्स हैं उनको कंज्यूमर तक पहुंचाया करे रेगुलरली, और बहुत ज़्यादा इस तरह की अप्रोच लेके ना चले, स्टिंजी अप्रोच लेके ना चले। कुछ कट्स अगर जनता तक पहुंचाएगी तो इससे गवर्नमेंट का ही बेनिफिट होगा, क्वांटिटी कंजम्पशन की बढ़ेगी, और उससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्टार्ट करने में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है द कॉमन फैक्टर। तो चाइना इस वक्त एक कॉमन फैक्टर है यूएस के पॉलिटिक्स में, क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। पहले क्या होता था, यूएस के इलेक्शन में रशिया एक कॉमन फैक्टर हुआ करता था। रशिया ने वो स्पेस धीरे धीरे छोड़ करके अब चाइना को वो दे दिया है, और चाइना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है यूएस की पॉलिटिक्स में। प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर बात करें तो उसको 3 जो है रिलेटेड फ्रंट से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पहली प्रॉब्लम है कि अमेरिका में जो डेथ टॉल है कोविड-19 की वजह से, वो ऑलमोस्ट 1 लाख के मार्क तक पहुंचने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी जो है रिसेशन की वर्ज पर है, और तीसरी प्रॉब्लम है कि पैंडेमिक में जो रिस्पांस था, इनिशियल रिस्पांस, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और इसी वजह से ये जो क्राइसिस है यूएसए का वो बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो पॉलिटिकल आपका ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यूएस की, जितनी भी आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो घेराबंदी कर रही हैं ट्रंप की, उनके इनिशियल रिस्पांस को लेकर के। और इन तीनों फैक्टर में एक कॉमन पॉलिटिकल हज़ार्ड है, और वो हज़ार्ड है चाइना। पैंडेमिक फ्रंट की अगर बात करें तो ट्रंप ने काफ़ी रेगुलरली ट्वीट किया है कोरोना वायरस को चाइना वायरस नाम दे करके। इवन उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जैसे कि माइक पॉम्पेओ, उन्होंने भी काफ़ी सारे सजेशंस दिए थे कि चाइना का ये जो वायरस है ये वुहान की लेबोरेटरी से लीक हुआ है। ट्रंप ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा जो है शुरू में ये ऐसे अटैक्स किए थे जी जिनपिंग के खिलाफ, और कुछ वक्त के लिए इन्होंने बंद कर दिए थे, बट दोबारा से इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है।
बीजिंग भी इस मामले में कम नहीं है। बीजिंग की अपनी प्रोपेगेंडा मशीन्स चलती हैं और उन्होंने एक कैंपेन जो है शुरू किया था ट्विटर पर स्पेसिफिकली, जहां पर उन्होंने ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस का यूएसए को बनाने की कोशिश की थी। तो यूएसए और चाइना में इस बारे में ओरिजिन ऑफ वायरस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई थी, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए गए थे। इकोनॉमिक फ्रंट की अगर बात करें तो ट्रेड वॉर बहुत तेज़ी से है दोनों चाइना और यूएसए के बीच में, और ये इवन कोविड से पहले ही ट्रेड वॉर चल रहा था और दोनों एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे। पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को दोबारा जो है शुरू कर दिया है। यूएस पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो डेमोक्रेट के जो नॉमिनी हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन, ये शायद ट्रंप के खिलाफ मेजर उसमें आएंगे, मेजर चैलेंजर के रूप में सामने आएंगे। बिडेन के खिलाफ ऑलरेडी जो प्रो ट्रम्प कैंपेनर्स हैं उन्होंने बिडेन को बीजिंग बिडेन नेम करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इनको भी चाइना की पॉलिटिक्स के बीच में लाना शुरू कर दिया है। बिडेन के पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि वो खुद को वो जो है पॉलिटिकल अटैक्स कर सकते हैं। दूसरी चॉइस है कि वो जो है पॉलिटिकल अटैक से अलग रख सकते हैं। और तीसरी चॉइस है मींस चाइना को वो पॉलिटिकली अटैक कर सकते हैं। पहली चॉइस ये है। दूसरी चॉइस है कि वो चाइना को बिल्कुल पॉलिटिकली अटैक ना करें। और तीसरी चॉइस ये होगी कि वो जो है थोड़ा सा स्टेप बैक लें और न्यू कोल्ड वॉर जो चाइना और यूएस के बीच में हो सकता है उससे थोड़ा सा अपनी दूरी बना लें। अगर वो ऐसा करते हैं तो न केवल विश्व को फ़ायदा होगा बल्कि वो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करके। ये एक क्लैश को, 2 नेशंस के बीच में एक जो भयंकर क्लैश होने वाला है उसको अवॉइड कर पाएंगे और इकोनॉमिकली इनसिक्योर और अनडिसाइडेड वोटर्स के वोट्स भी इनके फेवर में आ सकते हैं। तो ऐसे में न केवल इनकी एक इलेक्शन विक्ट्री होगी बल्कि इनकी ये जो विक्ट्री होगी ये विश्व के लिए भी एक पीस की विक्ट्री होगी। तो ये कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड वेट एंड वॉच करेगा कि क्या इनकी पॉलिटिक्स में होने वाला है। चाइना के इशू पे, चाइना के क्वेश्चन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या एक स्टैंड लेती हैं। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, डेमोक्रेट्स का क्या स्टैंड होगा ये देखकर पता चलेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।